नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है लेकिन बहुत डीप और बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। अपने माइंड को कैसे हम जो जानते हैं उसके अलावा तैयार करें नई चीज़ों को पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, जो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो डैनियल kahneman हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है कॉग्निटिव थिंकिंग के बारे में, वो जब ऑथर से इस संदर्भ में मिले थे, थिंक अगेन के संदर्भ में, बड़े खुश हुए। बोलते हैं यार मैं इतने सालों से इतना पढ़ चुका हूँ तो तुमसे पहली बार पता चला कि मैं बहुत जगहों पर गलत हूँ। तो हम सब इस चीज़ को सीख सकते हैं, बहुत छोटे लेवल पे और बहुत गहरे लेवल पर भी। अगर हम ये मानते हैं, जैसे गरिमा हैं, वैभव हैं, आप भी अपने आप को ही मानते होंगे कि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, टॉपर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा थिंक अगेन। क्या पता ये आपकी बिलीफ हो, क्या पता आज के पहले तक किसी ने हमको याद ही नहीं दिलाया कि हमारे ही अंदर में सोचने की, फिर से सोचने की अब काबिलियत है। तब आप ले पाएंगे, पता है, तब आप किताबों में से, लोगों से और मौक़ों से सीख पाएंगे। नहीं तो आपका अपना माइंड का ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस विचारों का दीवार बनता जाएगा। जो आप सोचते जा रहे हैं वही एक किला बन जाएगा और उसके अंदर फंस करके रह जाएंगे। तो जो टॉपिक चल रहा था वो है डांसेस विद फोज, मतलब दुश्मनों के साथ डांस। लेकिन यहाँ डांस की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बातचीत को, बहस को डांस कहा जा रहा है। और कैसे आप अपनी बात सामने वाले तक पहुँचा सकें उसके बारे में बात हो रही है। हरीश और एक AI के बीच में बहस हुई, उसमें हरीश जीते क्योंकि हरीश बताते हैं एक अच्छा नेगोशिएटर जब भी बातचीत शुरू करता है तो सबसे पहले वो कॉमन पॉइंट्स खोजता है, उसके बाद वो डिफेंड अटैक स्पाइरल को तोड़ता है। और तीसरी चीज़ थी जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट दे डू नॉट कम ऑन टू स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने ऊपर वाले के ऊपर चढ़ते नहीं हैं। हरीश's नेक्स्ट एडवांटेज स्टेम्ड फ्रॉम वन ऑफ हिज डिसएडवांटेजेस। हरीश की जो अगली ताकत है वो उसकी कमज़ोरी में से निकल के आती है। ताकत कमज़ोरी में से निकल के आती है। एक बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई है हम लोगों ने डेविड एंड गोलियत के नाम से, जिसमें ढेर सारे ताकतवर लोग, इनफैक्ट एक तो डॉक्टर था, नहीं वकील था, ऑटिस्टिक था, और उसने बिल गेट्स की हालत ख़राब कर दी। कोर्ट में केस चला, पसीना पसीना हो गए बिल गेट्स। उसको पढ़िएगा आप लोग। हाँ, उसको ठीक से वो बहुत एक्सपर्ट नहीं था, लोगों के बिहेवियर को ठीक से देख नहीं पाता था, रिपीट करता था बातचीत को, और उसकी मेमोरी बहुत, कानों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इसको बेवकूफ़ बना लूँगा, लेकिन उसके कान में खट खट समझ में आ जाता था, क्योंकि वो नॉर्मली लोगों की शक्ल को पहचान करके बता नहीं सकता था कि क्या बोल रहे हैं। उसको पढ़ने में इतना कमज़ोर था, उसकी माँ को लगता था कि काश में किसी तरह से ग्रेजुएट भी हो जाए मेरा बेटा, मज़दूर बन जाए तो भी बड़ी बात है। लेकिन वो धीरे धीरे लॉयर बना, और उसने, ही वॉज अगेंस्ट बिल गेट्स जब उसके ऊपर एंटी ट्रस्ट का केस हुआ था, मोनोपोली का। तो हरीश, उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं सीरीज़ में, डेविड एंड गोलियत में, कैसे आपकी डिसएडवांटेज भी आपकी एडवांटेज की तरह साबित हो सकती है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मेरे एक बहुत फेवरेट फिल्म एक्टर हैं कियानू रीव्स, वो डिसलेक्सिक हैं, उनको पढ़ाई में दिक्कत होती है, वो उनकी डिसएडवांटेज है। तो आपके अंदर में अगर कोई डिसएडवांटेज है तो आप खोजिए कैसे मैं इसको यूज़ कर सकूं। हरीश का अगला ताकत आया उनके कमज़ोरी में से। ही वुड नेवर हैव एक्सेस टू एज मैनी फैक्ट्स एज कंप्यूटर। हरीश बेचारा कंप्यूटर नहीं था, वो इंसान था। एक सेकंड में कंप्यूटर 400 मिलियन आर्टिकल्स पढ़ लेता था। अब इतना तो उसके दिमाग में है नहीं कि मैं खोज खोज के लॉजिक ले आऊँ। When the audience
was polled afterwards about who taught them more, the overwhelming majority said they learned more from computer than from हरीश। और जब ऑडियंस से बाद में पूछा गया कि आपने किससे ज़्यादा सीखा, तो ऑडियंस ने कहा कि जितने ढेर सारे पॉइंट्स कंप्यूटर ने बताए उतना तो हरीश नहीं बता पाया। बट इट वॉज हरीश हु सक्सीडेड इन स्वेइंग देयर ओपिनियंस। वाई? लेकिन जब बात आई लोगों की ओपिनियंस को बदलने की, बिलीफ को बदलने की, तो वो हरीश कर पाया। आखिर क्यों? कंप्यूटर पाइल्ड ऑन स्टडी आफ्टर स्टडी टू सपोर्ट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजंस इन फेवर ऑफ प्री स्कूल सब्सिडीज़। ऐसे समझिए जैसे कि आप किसी के यहाँ गए हैं, किसी के यहाँ मेहमान बन के गए हैं और वो आपको खुश करना चाहता है, तो लेकर आया सबसे पहले पानी, मीठा, फिर तुरंत बाद चिप्स, फिर तुरंत बाद पकोड़ा, तुरंत बाद समोसा, तुरंत बाद अब खा ही नहीं पा रहे हैं, पेश पे पेश। ऐसे ही कह रहे हैं कंप्यूटर पाइल्ड ऑन स्टडीज़ आफ्टर स्टडीज़ टू सपोर्ट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रीजंस इन फेवर ऑफ प्री स्कूल सब्सिडीज़। कंप्यूटर ने एक के बाद ढेर सारे स्टडीज़ लाकर रख दिया पब्लिक के सामने, ये बताते हुए कि क्यों प्री स्कूल को सस्ता होना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए। लाइक अ स्किल्ड नेगोशिएटर, हरीश फोकस्ड ऑन जस्ट 2 रीजंस अगेंस्ट देम। लेकिन जैसे कि समझदार नेगोशिएटर्स होते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं की हरीश ने केवल 2 पॉइंट रखा। He knew that making too many points could come at a cost of developing, elaborating and reinforcing his best ones. हरीश को पता था कि जितने पॉइंट्स बोलोगे वो पॉइंट्स अपने आप में ख़त्म नहीं हो जाते हैं, उसके बाद उस पॉइंट को डेवलप करना होगा, उसको फैलाना होगा, एलैबोरेट करना होगा और उसको री-एनफोर्स करना होगा। जब गौतम बुद्ध किसी को लेक्चर देते थे या हमारे कृष्णमूर्ति किसी को कुछ समझाते थे, तो आप देखेंगे, आप लोग भी आजकल बोर हो गए हैं कि चॉइसलेस अवेयरनेस, लिसनिंग। वो इसलिए करते थे, रिपीट करते थे ताकि आप उस पॉइंट को ग्रास्प कर सकें। बुद्ध भी यही करते थे। तो यहाँ पर हरीश भी कह रहे हैं कि किसी को अगर कोई बात आप बता रहे हैं, तो कोई पॉइंट बता रहे हैं, तो उसमें आपको रीइंफोर्स भी करना होता है। इफ़ यू हैव टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स यू विल डाइल्यूट द पावर ऑफ ईच एंड एवरी वन। अगर आपके पास ढेर सारी बहस है, ढेर सारे पॉइंट्स हैं, तो आप अपने सारे पॉइंट्स को डाइल्यूट कर दोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्सपैंड करके समझा नहीं पाओगे। दे आर गोइंग टू बी लेस वेल एक्सप्लेन्ड एंड आई डोंट नो इफ एनी ऑफ देम विल लैंड इनफ। आई डोंट थिंक द ऑडियंस विल बिलीव देम टू बी इम्पॉर्टेंट इनफ। हरीश कहते हैं अगर आप ढेर सारा पॉइंट्स पब्लिक को बताओगे तो दे विल बी लेस एक्सप्लेन्ड, आप उसको ठीक से एक्सप्लेन कहाँ कर पाओगे। एंड आई डोंट नो इफ़ एनी ऑफ देम विल लैंड इनफ। और आप चाहते हो सामने वाला उसको एंजॉय कर सके। आपने किसी को कुछ पेश किया है खाने के लिए, तो उसको एंजॉय तो करे। अभी तक बेचारा पहला वाला डिश ख़त्म नहीं कर पाया, दूसरा, फिर तीसरा। तो ऑथर कह रहे हैं, हरीश कह रहे हैं कि ऑडियंस इम्पॉर्टेंस नहीं समझ पाएगी मेरे पॉइंट्स की। मोस्ट टॉप डिबेटर्स आरंट साइटिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसलिए जो दुनिया के सबसे अच्छे डिबेटर्स होते हैं वो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन साइट नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। इज़ दिस ऑलवेज़ द बेस्ट वे टू अप्रोच अ डिबेट? तो क्या यही तरीका है सबसे अच्छा तरीका? आप किसी डिबेट में घुसें और हम लोगों की लाइफ में रोज़ डिबेट होती रहती है। द आंसर इज़ लाइक प्रेटी मच एवरीथिंग एल्स इन सोशल साइंस इट डिपेंड्स। तो इसका आंसर सीधा साफ नहीं है। जैसे कि सोशल साइंस में मतलब इंसानों की दुनिया में हर चीज़ होती है, ये डिपेंड करता है। द आइडियल नंबर ऑफ रीजन्स वेरीज फ्रॉम वन सर्कमस्टांस टू अदर। कितने तर्क देने चाहिए, कितने पॉइंट बताने चाहिए, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं। देर आर टाइम्स व्हेन प्रीचिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग कैन मेक अस मोर परसुएसिव। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको प्रीचिंग करनी पड़े, आपको सामने वाले की गलतियाँ निकालनी पड़े ताकि आप अपने पॉइंट को बता सकें। रिसर्च सजेस्ट्स दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज अप्रोचेस हिंजेस ऑन 3 की फैक्टर्स। रिसर्च के हिसाब से आपको ज़्यादा पॉइंट देना चाहिए कि कम पॉइंट देना चाहिए, ये 3 की फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले, हाउ मच पीपल केयर अबाउट द इशू, कि लोग उस इशू के ऊपर जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं उसके बारे में कितना केयर करते हैं। हाउ ओपन दे आर टू आवर पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, और दूसरा, सामने वाला हमारी बहस को सुनने के लिए कितना ओपन है। एंड हाउ स्ट्रॉन्ग विल्ड दे आर इन जनरल, और तीसरा,
सामने वाला बेवकूफ़ है, कमज़ोर है या बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड वाला है, वो आसानी से छूटेगा नहीं. इफ़ they are not invested in the issue or they are receptive to our perspective, more reasons can help. अगर कोई आदमी किसी इशू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे आप लोग मुझसे पूछें या मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ यार हम लोग रिम्पी स्कैन में एक पंखा लगा रहे हैं, नया पंखा, कौन सी कंपनी का लगाएं? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लगाओ कोई भी. तो आप बोलेंगे कौन कौन से हैं, मैं आपको 2-4 पॉइंट बता दूंगा, आप सुन के छोड़ दोगे. तो अगर वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है किसी इशू में, या दे आर रिसेप्टिव टू आवर पर्सपेक्टिव, या बहुत रिसेप्टिव हैं, जो आप बोलेंगे वो मान जाएंगे, मोर रीजंस कैन हेल्प. तो आप ज़्यादा रीजंस दे करके अपना काम कर सकते हैं. पीपल टेंड टू सी क्वांटिटी एज साइन ऑफ क्वालिटी. इसलिए ध्रुव राठी जैसे बच्चे ढेर सारा पॉइंट निकाल के लाते हैं, लोग सुनते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं. लोग मानते हैं क्वांटिटी मतलब ढेर सारा पॉइंट मतलब क्वालिटी, वही अच्छी चीज़ है. द मोर द टॉपिक मैटर्स टू देम, द मोर क्वालिटी ऑफ रीज़न मैटर्स. लेकिन वहीं पर मैं आपसे पूछूं, देखो बेटा तुम्हारी पढ़ाई होनी है, अब BCA के बाद MCA करना है, तो मैं 10 पॉइंट नहीं दे सकता, मुझे 1 ही 2 पॉइंट देना होगा और उसको अच्छे से ड्रिल करना होगा. व्हेन द टॉपिक मैटर्स टू देम, जब कोई टॉपिक किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, द मोर क्वालिटी ऑफ रीज़न मैटर्स, तो उस पर क्वालिटी ऑफ रीज़न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ज़्यादा नंबर की नहीं, ढेर सारे पॉइंट्स नहीं, 1-2 पॉइंट लेकिन सॉलिड पॉइंट. एंड व्हेन ऑडियंसेस आर स्केप्टिकल टू आवर व्यू, वी हैव अ स्टेक इन द इशू एंड टेंड टू बी स्टबर्न टू पाइलिंग ऑन जस्टिफिकेशन इज़ मोर लाइकली टू बैकफायर. और मान लीजिए आपकी पब्लिक स्केप्टिकल है, जैसे कि शादी को लेकर या पढ़ाई को लेकर आप लोग हैं स्केप्टिकल, मतलब अच्छा बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हैं, मुझे मेरी शादी कराएंगे, मुझे पढ़ाने आए हैं बुढ़ा. स्केप्टिकल मतलब अंदर से आप सामने वाले के ऊपर शक करते हैं. तो जब पब्लिक स्केप्टिकल होती है, हैव अ स्टेक इन इशू, उनको पता है कि मेरा दांव पे लग रहा है, एंड टेंड टू बी स्टबर्न दैट पाइलिंग ऑन जस्टिफिकेशन इज़ मोस्ट लाइक बैकफायर. और वो लोग स्टबर्न होते हैं, हम बताते रहें, सामने वाला नहीं मानेगा, वहाँ पर आप ढेर सारी लॉजिक दे दोगे, तर्क दे दोगे, तो आप बैकफायर हो जाएगा. बोलेंगे भाड़ में जाओ, 10 पॉइंट बोलो चाहे 100 पॉइंट बोलो, हम नहीं मानेंगे आपकी बात. इफ़ दे आर रेजिस्टेंट टू रीथिंकिंग, मोर रीजन सिंपली गिव देम मोर एम्यूनेशन टू शूट आउट आवर व्यूज़. और अगर कोई आदमी आपके बताए हिसाब से रीथिंक करने को नहीं तैयार है, तो जितने ढेर सारे आप उनको लॉजिक दोगे, वो एक तरह से एम्यूनेशन है. एम्यूनेशन मतलब गोलियां दे रहे हैं, जो आप देंगे वो आप ही के ऊपर गोली मार दिया जाएगा. अच्छा हमको घर से निकालोगे अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो, मतलब प्यार ही नहीं करते तुम, अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो ये किया जाएगा. सब नोट करते जाएंगे जो लॉजिक आप तो लॉजिक दे रहे थे, देखो बेटा अगर हमारे घर में रहना है तो ये फॉलो करना है, और आप उसी को उठा करके अपनी बंदूक में डाल करके गोलियां शूट करना शुरू कर दोगे. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द नंबर ऑफ रीजन्स. ये मामला केवल कितने नंबर ऑफ रीजन्स दे रहे हैं उसका नहीं है, दो इट इज़ ऑल्सो हाउ दे फिट टुगेदर. लेकिन ये पॉइंट ये भी है कि ये सारे के सारे जो रीजन्स आप दे रहे हैं वो आपस में कैसे फिट हो रहे हैं. A university once approached me to see if I could bring in donation from alumni who had never given a dime. एक यूनिवर्सिटी ने ऑथर के पास पहुंची और उनसे कहा कि हमारे यहाँ जो पुराने स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं उनसे कुछ जुगाड़ करो कि वो डोनेशन दें. और ऐसे लोगों से डोनेशन मांग रहे थे जिन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया. My colleagues and I ran an experiment testing 2 different messages meant to convince thousands of resistant alumni to give. ऑथर कह रहे हैं मैं और मेरे दोस्त कलीग ने 2 एक्सपेरिमेंट बनाया, मैसेज लिखा ताकि लोगों को हम कन्विंस कर सकें कि पैसा दो, खासतौर से उन लोगों को जो लोग रेजिस्टेंट थे, जो पैसा नहीं देना चाहते थे. 1 मैसेज एम्फेसाइज्ड द अपॉर्चुनिटी टू डू गुड. एक मैसेज में हमने उनसे कहा कि अगर आप ये काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. डोनेटिंग वुड बेनिफिट स्टूडेंट्स. आपका जो डोनेशन आएगा उससे बच्चों को फ़ायदा होगा, फैकल्टी एंड स्टाफ, टीचर्स को और स्टाफ को भी फ़ायदा होगा. अदर एम्फेसाइज्ड द अपॉर्चुनिटी टू फील गुड. लेकिन दूसरे में हमने टीचर्स का, बच्चों का, किसी का फ़ायदा नहीं बताया, खाली उनको ये बताया कि आप कितना अच्छा फील करेंगे अगर आप डोनेशन देते हैं. डोनर्स वुड एन्जॉय द वार्म ग्लो ऑफ गिविंग.
आप अगर किसी को डोनेशन देंगे तो आप महान हैं, ये हमने मैसेज दिया। The two messages were equally effective. In both cases, 6.5% of stingy alumni ended up donating. दोनों ही मैसेजेस ने काम किया, बहुत काम नहीं किया। 100 में से 6 लोगों ने, 6.5 लोगों ने पैसे दिए। Then we combined them because 2 reasons are better than 1. और फिर हमको लगा चलो दोनों को कंबाइन कर देते हैं। पब्लिक को बोलेंगे आप जब पैसा देंगे तो टीचर्स को, बच्चों को, सबको फ़ायदा होगा और आप अच्छा फील भी करेंगे। दोनों को कंबाइन कर दिया क्योंकि 2 रीज़न एक से बेहतर होगा। एक्सेप्ट दे वरंट, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ। When we put 2 reasons together, the giving rate dropped below 3%. और जब हमने 2 रीजन्स को जोड़ करके लोगों से पैसे मांगे, जो पहले 6 लोग देते थे, 6 लोग दिए थे, वो 3 लोग हो गए। 3% लोगों ने पैसा दिया। Each reason alone was more than twice as effective as the 2 combined. एक रीज़न अकेले दोनों कंबाइंड से ज़्यादा पावरफुल था, डबल से भी ज़्यादा। द ऑडियंस वॉज ऑलवेज स्केप्टिकल। ऑडियंस हमेशा से स्केप्टिकल थी। When we gave them different kinds of reason to donate, we triggered their awareness that someone was trying to persuade them. और जब हमने उनको रीजंस दिया डोनेट करने के लिए, वजह दी, तो उनको ये समझ में आ गया कोई आदमी हमारे ऊपर पीछे पड़ रहा है कि डोनेट करो। पसंद नहीं आता लोग आपसे अगर पैसे मांगे तो ख़राब लगता है। एंड दे शील्डेड देमसेल्फ अगेंस्ट इट। और उसके बदले में लोगों ने अपने आप को बंद कर लिया, शील्ड कर लिया। अ सिंगल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट फील्स लाइक कन्वर्सेशन। लेकिन अगर आदमी कोई आपसे बात कर रहा है और एक सेंटेंस में बात कर रहा है तो लगता है कि ये कन्वर्सेशन है, बातचीत है। मल्टीपल लाइन्स ऑफ आर्ग्यूमेंट कैन बिकम एन ऑनस्लॉट। लेकिन कोई आदमी 1, 2, 3, 4 मल्टीपल लाइन्स की बहस कर रहा है तो वो बातचीत नहीं लगती, वो ऑनस्लॉट लगता है। ऑनस्लॉट मतलब कसाई काट रहा है। स्लॉटर मशीन होता है, ऑनस्लॉट हो रहा है। अच्छा, हम नहीं मानेंगे तो और बोलते जाओगे। जो हम नहीं मानेंगे, कर लो जो तुम्हें करना है, कर लो मेरी शादी। द ऑडियंस ट्यून्ड आउट द प्रीचर and summoned their best defense attorney to refute the prosecutor. तो उसके बाद जो ऑडियंस थी उन्होंने प्रीचर मतलब सामने वाला जो बता रहा है उससे ट्यून्ड आउट कर लिया, बाहर निकल गए और अपने अंदर में से एक वकील को बाहर निकाला और उनके सामने लगा दिया, जाओ हमको नहीं करना। As important as the quantity and quality of reason might be, the source matters too. तो ठीक है, एक तरफ तो कितने नंबर ऑफ रीज़न देंगे, क्वांटिटी, कितनी अच्छी तर्क देंगे, क्वालिटी। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके तर्क का सोर्स, आप कहाँ से सोर्स लेकर आए हो, आप कहाँ से अपने तर्क को लेकर आए हो। द मोस्ट कन्विंसिंग सोर्स इज़ ऑफन द वन क्लोजेस्ट टू योर ऑडियंस। अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो वो आपके पास से नहीं होना चाहिए, ऑडियंस के पास से निकलना चाहिए सोर्स। अ स्टूडेंट इन वन ऑफ माई क्लासेस, रेशल ब्रूहास, noticed that although top college basketball teams have rabid fans, there are usually empty seats in their arenas. बोल रहे हैं कि मेरा एक स्टूडेंट था रेशल ब्रूहास, उसने देखा कि टॉप कॉलेज के बास्केटबॉल टीम्स के ढेर सारे फैंस तो हैं, लेकिन फिर भी जब मैच हुआ करता था तो सामने की एरिनास की जो सीट्स थी वो खाली रहती थी। इतने फ़ैन लेकिन कोई आ नहीं रहा है। टू स्टडी स्ट्रैटेजीज फॉर मोटिवेटिंग मोर फैंस टू शो अप, he launched an experiment in the week before an upcoming game targeting hundreds of season tickets holder. तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक तरह से एक स्ट्रैटेजी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैंस को इकट्ठा कर सके और बुला सके। उसने एक हफ्ते पहले कुछ मैसेजेस तैयार किए टारगेट करते हुए सैकड़ों फैंस को, टिकट्स बिके और लोग आए। When left to their own devices, 77% of these supposed die-hard fans actually made it to the game. उनको छोड़ दिया, बताया, छोड़ दिया, मतलब मैसेज दिया कि देखो तुम्हारे कॉलेज में एक मैच हो रहा है और ये अच्छे लोग खेल रहे हैं, बड़े फेमस लोग खेल रहे हैं, आना हो तो आ जाओ। बस इतना किया, 77% लोग आए। कितने लोग? 100 में से 77। We decided that most persuasive message would come from team itself. So we sent fans email with quotes from players and coaches about how part of the home court advantage stem from energy of a packet housed cheering fans. It had no effect whatsoever. Attendance in the group, that group was 76%.
उन्होंने सोचा यार खाली इसे छोड़ दिया, कुछ बताया नहीं, एक काम करते हैं, हम फैंस को अब जो टीम के मेंबर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके थ्रू मेल भिजवाते हैं, कोचेस से मेल भिजवाते हैं कि यार तुम लोग आओगे, हमको मोटिवेट करोगे तो हम बहुत अच्छा खेलेंगे। क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, 1% कम हो गया। वॉट डिड मूव द नीडल वॉज एन ईमेल विथ डिफरेंट अप्रोच। आखिर जब ईमेल भेजा तो कैसे बदला? कुछ छोटा सा बदला और उससे लोग बढ़ गए। कैसे? वी सिंपली आस्क्ड फैंस वन क्वेश्चन। हमने फैन से खाली एक क्वेश्चन पूछा मेल में, आर यू प्लानिंग टू अटेंड? क्या तुम लोग आ रहे हो? अटेंडेंस क्लाइम टू 85%। अटेंडेंस 77 से 85% पहुंच गया। द क्वेश्चन गेव फैंस द फ्रीडम टू मेक देयर ओन केस ऑफ गोइंग। इस सवाल से उनको लगा हमारी मर्जी है, हम फ्री हैं, हमको आना है तो आए, नहीं तो नहीं। उनको फ्रीडम फील हुई। पहले क्या किया था? सबसे पहले उनको बोल दिया मैच हो रहा है बस। दूसरे में मैं प्लेयर हूँ, मैं मैसेज कर रहा हूँ कि हमारे गेम में आना यार, ज़रूर आना, प्लीज़ प्लीज़। और तीसरे में आ रहे हो क्या? क्वेश्चन पूछा, हाँ और ना, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता था। Psychologists have long found that person most likely to persuade you to change your mind is you. साइकोलॉजिस्ट ने देखा है कि कौन सा इंसान है जो आपके मन को बदल सकता है। गब्बर को कौन हरा सकता है? खुद गब्बर। तो आपका मन कौन बदल सकता है? आप। MBBS के 4 साल बाद मैंने अपनी मम्मी से कहा मुझे MD करना है। तो MD करना है? 4 साल से तुम्हारे पीछे पड़े हैं, MD कर लो, MD कर लो। अब कहाँ से? तो मैंने कहा बस मेरा मन बदल गया। बोलती हाँ गर्लफ्रेंड आ गई ना, उसने बोला है तभी मन कर रहा है इनका। डॉक्टर भी बोलती है मैंने तो कभी बोला नहीं तुमको करने के लिए, तुम्हारी मर्जी थी। तो साइकोलॉजिस्ट ने देखा है अगर किसी इंसान को मन बदलने की ताकत है तो आपको खुद के पास है। यू गेट टू पिक द रीज़न यू फाइंड मोस्ट कंपेलिंग एंड यू कम अवे विथ रियल सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर देम। आप जिस चीज़ को करना चाहते हैं उसके लिए आप तर्क खोज लेते हैं और उसके बाद आप अपने तर्क के लिए ओनरशिप लेते हैं। जो डिसीजन लिया है आप बोलते हैं मैंने किया है और मैं इसको फॉलो करूँगा। ओनरशिप ये ऐसे ही है जैसे कोई लव मैरिज करे तो सारे नखरे झेलेगा। दैट्स वेयर हरीश's फाइनल एज केम इन। और यहीं पर हरीश की सबसे बड़ी ताकत आई। इन एवरी राउंड ही पोज्ड मोर क्वेश्चंस टू कॉन्टम्पलेट। जब भी बहस होती थी हरीश के और कंप्यूटर के बीच में, हर एक राउंड में हरीश ज़्यादा सवाल पुटअप करता था। द कंप्यूटर स्पोक इन डिक्लेरेटिव sentences, asking just a single question in the opponent statement and dictating it to Harish rather than at the audience. जब कंप्यूटर बोलता था तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में बोलता था, डिक्लेयर कर रहा है कि देखो ये आर्टिकल में लिखा है कि ये फ़ायदा होता है, एक स्टेटमेंट हो गया। ये ऐसा था जैसे पब्लिक की गाल पे एक झापड़ मार रहे हैं आप, स्टेटमेंट। और जब भी सवाल भी पूछता था तो वो पब्लिक से नहीं पूछता था कंप्यूटर, वो हरीश से पूछता था। In his opening, Harish asked 6 different questions for the audience to ponder. लेकिन जब शुरुआत हो रही थी बातचीत की तो हरीश ने 6 सवाल पूछे, उस कंप्यूटर से नहीं, पब्लिक से। Within the first minute, he asserted that just because preschools are good doesn't mean they should be funded by government, and then inquired, why is that the case? एकदम शुरू में सबसे पहले मिनट में ही हरीश ने कहा ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ कि प्री स्कूल सस्ते अच्छे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट उसको फंड करेगी तो बच्चों का फ़ायदा होगा। लेकिन इस बात को वहाँ ख़त्म नहीं कर दिया, उसने ये भी पूछा वाई इज़ दैट द केस, आखिर ये तो बताइए कि सस्ता स्कूल करने से बच्चों का फ़ायदा कैसे होगा। सवाल पूछा। ही वेंट ऑन टू आस्क वेदर प्री स्कूल्स वर अंडर प्रोवाइडेड, whether they did help the most disadvantaged, and then why they didn't, and why they were so costly, and who they actually helped instead. और इसके बाद भी उसने सारे पॉइंट्स सवालों के रूप में रखा। उसने पूछा whether प्री स्कूल्स वर अंडर प्रोवाइडेड, क्या ऐसा है कि नहीं, थोड़ा सोचिए कि प्री स्कूल्स अंडर प्रोवाइडेड हैं, कि खोल तो दिया लेकिन पब्लिक के पास एजुकेशन नहीं पहुंच रही है। whether they helped the most disadvantages,
और क्या प्री स्कूल जो खुले हुए हैं, जो सबसे कमज़ोर गरीब लोग हैं, उनको हेल्प कर पा रहे हैं? उसने आंसर नहीं दिया डिक्लेरेटिव फॉर्म में। उसने ये नहीं कहा कि नहीं कर पा रहे हैं हेल्प। उसने पूछा थोड़ा सोचिए क्या वो हेल्प कर पा रहे हैं। और उसके बाद फिर से उसने पूछा, देन वाई दे डिडंट। पब्लिक से आंसर नहीं आया। पब्लिक ने सोचा, उनको अपने आप ही लगा होगा कि नहीं आ रहे हैं, और फिर क्वेश्चन पूछते हुए बोला वाई डिडंट, कि क्यों ये स्कीम्स जो ऑलरेडी चल रही है उससे फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है, वाई दे वर सो कॉस्टली। और जब स्कूल्स सस्ते कर दिए गए हैं तब भी स्कूल्स क्यों कॉस्टली हैं, एंड हु दे एक्चुअली हेल्प्ड इंस्टेड। और फिर फाइनली उसने इशारा किया कि कैसे पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स या जो भी फ़ायदा लेने वाले लोग हैं उनकी तरफ इशारा किया कि ये जो स्कीम्स आ रही हैं इसका पैसा किसको फ़ायदा कर रहा है। टेकन टुगेदर, these techniques increase the odds that during a disagreement other people will abandon overconfidence cycle and engage in rethinking cycle. ये सारी चीज़ों को अगर एक साथ जोड़ दीजिए, टेक्निक्स इंक्रीज, जब आप सवाल पूछते हैं तो उस सवाल की टेक्निक से सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस का साइकिल टूट जाता है। जो आपसे डिसएग्री कर रहा था वो टूट जाता है और वो रीथिंकिंग साइकिल में चालू हो जाता है। When we point out that there are areas where we agree and acknowledge that they have some valid point, we model confident humility and encourage them to follow suit. जब हम ये पॉइंट आउट करते हैं सामने वाले को कि हमारे और आपके बीच में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हम अग्री करते हैं, और उसको खाली मानते नहीं, इसको अग्री एक्नॉलेज भी करते हैं, आप कहते हैं मैं जानता हूँ, तब आप कुछ वैलिड पॉइंट्स बताते हैं और ये कहते हैं कि सामने वाले को ये बताते हैं आप कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी से बात कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और इज़्ज़त से बात कर रहे हैं, और सामने वाले को भी बोलते हैं तुम भी ऐसे कर सकते हो, तुम भी कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, और विनम्रता से बात करो, विनम्रता से सोचो। When we support our argument with small number of cohesive, compelling reasons, we encourage them to start doubting their own opinions. और जब हम अपने बहस को छोटे छोटे कोहेसिव मतलब समझ में आने वाले, दिमाग सुनता है और हाँ जुड़ने वाले भी, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ता हो, नंबर ऑफ कोहेसिव, कंपेलिंग और बहुत ताकतवर रीजंस देते हैं, वी एनकरेज देम टू स्टार्ट डाउटिंग देयर ओन ओपिनियंस। तो हम सामने वाले को एनकरेज करते हैं कि अपने ओपिनियंस को डाउट करना शुरू करो। एंड व्हेन वी आस्क जेन्युइन क्वेश्चंस वी लीव देम इंट्रिग्यूड टू लर्न मोर। और जब हम ईमानदारी से सवाल पूछते हैं तो हम सामने वाले को और सीखने के लिए मजबूर कर देते हैं। वी डोंट हैव टू कन्विंस देम दैट वी आर राइट। हमें सामने वाले को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि हम सही हैं, हमें किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि हम सही हैं। वी जस्ट नीड टू ओपन देयर माइंड्स टू द पॉसिबिलिटी दैट दे माइट बी रॉन्ग। हमें केवल सामने वाले को ये दिखा पाना है कि क्या पता तुम भी गलत हो सकते हो। देयर न्यूट्रल क्यूरियोसिटी माइट डू द बेस्ट। उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी, हर आदमी नेचुरली क्यूरियस है, उसी से वो काम हो जाएगा, उस आदमी का मन बदल जाएगा क्योंकि वो भी सच जानना चाहता है, गहराई जानना चाहता है। दैट सेड दीज स्टेप्स आरंट ऑलवेज इनफ। इतना कहने के बाद हम आपको बता दें खाली यही स्टेप्स काफ़ी नहीं हैं। नो मैटर हाउ नाइसली वी आस्क, अदर पीपल डोंट ऑलवेज वॉन्ट टू डांस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी शराफत से पूछते रहें, लोग हमेशा आपके साथ डांस नहीं करना चाहते, वो आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहते। समटाइम्स दे आर सो अटैच्ड टू देयर बिलीव्स दैट द मियर सजेशन ऑफ गेटिंग इन सिंक फील्स लाइक अ एम्बुश। कभी कभी लोग अपनी बात पर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं, इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि जब आप उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगता है कि एम्बुश कर रहे हैं। एम्बुश मतलब फंसा रहे हैं। अच्छा, ओशो के लिए कहा जाता था वो लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है, अपनी बातों, अपनी लच्छेदार बातों में फंसा रहा है, पट्टी बढ़ा रहा है। व्हाट डू वी डू देन? तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उसमें हम सीखेंगे फ्रॉम डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हॉस्टाइल। ये एग्जाम्पल से कल पढ़ेंगे कि जब एकदम
बंद है सामने वाला, आपसे बात ही नहीं करना चाहता, फंसना ही नहीं चाहता, तो क्या करें? आज इतना ही।